इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब कोई भी सर्किट में कैपेसिटर को इंडक्टर के द्वारा डिस्चार्ज करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि जो सर्किट में चार्ज है दैट ऑसिलेट्स, उसके अंदर ऑसिलेशंस पैदा हो जाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एल सी, जहाँ यल वो इंडक्टर है जिसके द्वारा उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं और सी इज द कैपेसिटर। दिस इज द फ्रिक्वेंसी। अभी फ्रिक्वेंसी इज वेरी हाई, देन एनर्जी रेडिएट सराउंडिंग द सर्किट। जिस सर्किट में ये कंपन पैदा हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो तो उसके चारों तरफ वेव्स पैदा हो जाती हैं, एनर्जी वेव्स के रूप में बाहर फैलती है और उस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पैदा होने के लिए या तो चार्ज को एक्सीलरेट होना चाहिए, उसमें एक्सीलरेशंस पैदा हो, या ऑसिलेशंस हो रहे हों, तो ऑसिलेटिंग और एक्सीलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसके पैदा होने के लिए चार्ज का ऑसिलेट होना या एक्सीलरेट होना आवश्यक है। अगर इट्स मूविंग, अगर ये चल रहा होगा तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करेगा, अगर ये स्टेशनरी होगा तो केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करेगा। लेकिन अगर ये ऑसिलेट कर रहा होगा या एक्सीलरेट हो रहा होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टाइम वेरिंग पेयर्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो फील्ड्स हैं हमारी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स, इनके वेरी होने से, इनके ऑसिलेट होने से, इनके चेंज होने से जो तरंगें पैदा होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से संबंधित मैक्सवेल ने अपने कुछ इक्वेशंस दिए। दीज आर नोन एज द मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल हैड combined the basic laws of electricity and magnetism and had given the group of 4 equations। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बेसिक लाज हैं, हर जगह कुछ बेसिक लाज हैं जिन्हें, जैसे मान लीजिए हमारा मैकेनिक्स है तो उसमें न्यूटन्स ला, उन्हें उसमें ला मोशन है, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो यहाँ भी हमारे कुछ बेसिक लाज हैं, उनको उन्होंने ग्रुप उनको कंबाइंड किया जो उन्हीं मैक्सवेल के नाम से जाने जाते हैं। एक तो है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने पढ़ा कि किसी क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, दैट इज 1/ε 0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोड बाय द सरफेस, जिसे हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, किसी भी क्लोज सरफेस में से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो मैग्नेट होगा इनक्लोज होगा किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे, और जब नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे तो टोटल जो फ्लक्स होगा जितना निकलेगा उतने प्रवेश करेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसलिए इसे हम कहते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर बी डी एस इज इक्वल टू 0। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 और हियर सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q/ε0। फिर थर्ड लॉ है फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें हम जानते हैं कि इफ़ द फ्लक्स लिंक्ड विद ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट चेंजेज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। अब मान लीजिए कोई भी सर्किट है
और इस सर्किट से जाने वाला जो फ्लक्स है इसमें चेंज होता है, तो जो इससे ई पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा, दैट इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। डी फाई बी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux. Here E is the electromotive force, and we do know that E is equal to line integral of electric field. Line integral of the electric field is equal to electromotive force. इसलिए E की जगह हमने ये रखा d phi b upon dt. And the fourth is Ampere's and Maxwell's law. एम्पेयर्स लॉ आप जानते कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path, along a closed path, this is B dl. The line integral of the magnetic field along a closed path is equal to mu 0 times the current enclosed by the या passing through this area enclosed by the path. इस पाथ के द्वारा जो एरिया इनक्लोज हुआ, इससे जाने वाली जो करंट है उस करंट से उस करंट के म्यू 0 टाइम्स होगा. दिस इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ. लेकिन इसी में है मैक्सवेल्स लॉ. अब व्हाट इज मैक्सवेल्स लॉ? एक्चुअली मैक्सवेल्स लॉ एम्पियर्स जो सर्किटल लॉ है, इसी में जो कमी अनुभव हुई उसी को पूरा करने के लिए ये इतना और जोड़ा गया, और दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ. इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ. एक्चुअली यहाँ पर यह है इप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी. हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सपोज कर लीजिए दियर इज ए कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिया, करंट इज फ्लोइंग, ये क्षण भर के लिए करंट इसमें बहती है. तो यहाँ तो करंट बहती है लेकिन यहाँ करंट नहीं बहती. अब मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें यहाँ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, और इसी तरह अगर यहाँ पर भी हम बना लें तो यहाँ भी बी की वैल्यू अगर निकालें तो बी की वैल्यू प्रैक्टिकली यू कैन गेट, लेकिन जो कैलकुलेट करेंगे तो देयर इज नो करंट. यहाँ तो एम्पियर्स लॉ लागू होगा, लेकिन यहाँ एम्पियर्स लॉ लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करती. तो करंट अगर यहाँ फ्लो नहीं होती है, सर्किट पूरा नहीं हो रहा है. करंट यहाँ तो फ्लो करती है लेकिन यहाँ करंट फ्लो नहीं होती. तो ये जो एक संदेह का दिमाग में रहता है, इसके लिए देखा गया कि जो करंट है, अभी तक हम लोगों के दिमाग में था जो करंट है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर. वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो, नेगेटिव चार्ज कैरियर हो. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज कैरियर, होल्स आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर, आर से पॉजिटिव आयंस आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर. तो चार्ज कैरियर्स जब चलते हैं तो चार्ज फ्लो करता है, और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. दिस इज नोन एज करंट, एंड दिस करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज. दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट बिकॉज द चार्ज कंडक्ट्स. चार्ज चलता है. लेकिन यहाँ पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे? तो देखा गया है कि ये जो है करंट, केवल करंट चार्ज के चलने से ही पैदा नहीं होती. हम जानते हैं कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है. देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड डी. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस व्हेन द चार्ज ऑन द प्लेट्स चेंजेस, because we know that electric field E is equal to Q upon A epsilon 0. This is the electric field between these plates of the capacitor. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड
Therefore the flux, electrical flux is equal to phi E is equal to E into A, that is Q upon epsilon 0, and therefore d phi E upon dt is equal to 1 upon epsilon 0 dq upon dt. This is also a current. epsilon 0 से इधर गुणा कर दिया तो dq upon dt is equal to epsilon 0 d phi E upon dt. It means this is also like a current dq by dt. ये इसका व्यवहार ठीक वही है जो कंडक्शन करंट का यहाँ है तार में. तो इन द वायर्स वेयर चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, करंट का जो व्यवहार है वेयर द चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट, देयर इज epsilon 0 d phi E upon dt आल्सो बिहेव्स जस्ट लाइक ए करंट. क्योंकि करंट की तरह ये भी व्यवहार करती है और मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है. देयरफॉर दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट. तो ये जो यहाँ पर है epsilon 0 d phi E upon dt, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट. चूँकि म्यू जीरो यहाँ भी है, म्यू जीरो यहाँ भी है, ये दोनों में कॉमन है, तो होगा I प्लस epsilon 0 d phi E upon dt. ये करंट को रिप्रेजेंट करता है. तो ये एम्पियर्स एंड मैक्सवेल्स लॉ है. चूँकि इस 2021 के एग्जामिनेशन में और इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में नहीं है, तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही यहाँ पर हमको जानना है. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज रिपीटली. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पहली विशेषता तो यही है कि ये वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं. हम लोगों ने पढ़ी कि दो तरह की वेव्स होती हैं. एक वेव्स वो होती हैं इन विच द ऑसिलेशंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन. एक वो है जिसमें ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन. ऑसिलेशंस आर इन दिस वे एंड द प्रोपोगेशन इन दिस वे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे आर ट्रांसवर्स वेव्स. द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स या फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. सेकेंडली, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसके दो फील्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रिकल वेक्टर, एक है मैग्नेटिक वेक्टर. इलेक्ट्रिक वेक्टर इफेक्ट्स और आइज. इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जो है वो ऑप्टिकल इफेक्ट पैदा करता है. इसी की सहायता से चीज़ों को हम देखते हैं. हमारी आँख को ये इफेक्ट करता है. इसमें वो सारे गुण होते हैं जो बेस में रहते हैं. इसका रिफ्लेक्शन होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन be refracted, diffraction on the corners of the any very sharp corners, it bend. Interference. चौथा, ये these waves carry energy and momentum. We know that energy of the electromagnetic photons is h nu r is equal to hc over lambda. This is energy, and momentum is equal to hc h nu upon c is equal to h over lambda. This is the momentum. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके अंदर दो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर टू वन अनदर. वन इज इलेक्ट्रिकल एंड वन इज मैग्नेटिक वेक्टर्स, एंड दे आर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. सपोज द electromagnetic waves is
propagating in the z direction. Electric vector is in x direction and electric vector is in y direction. Any magnetic vector is in y direction. Then these two are perpendicular to one another. और ये दोनों एक दूसरे इसके भी परपेंडिकुलर, जेड के भी परपेंडिकुलर हैं. जो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर है उसकी अगर पीक वैल्यू ई नॉट और वी नॉट हो तो रेशियो ऑफ ई नॉट वी नॉट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स that is represented by C, which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. In vacuum, it is can be represented 1 upon under root mu 0 epsilon 0. If there is any medium, then in place of C we use V, and that is equal to 1 upon under root mu epsilon. We know that it carries energy. The electrical energy density is represented by half epsilon 0 E square, and similarly magnetic energy density UB is equal to half P square upon mu 0. दोनों का टोटल इज द टोटल एनर्जी, एंड UE और UB दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है. We can prove that UE is equal to UB. और इनके दोनों का जो एवरेज वैल्यू आती है ये इन्हीं के आपस में बराबर है. एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू UE इक्वल टू UB, दैट इज इक्वल टू हाफ इप्साइलन E स्क्वायर. इप्साइलन 0 E स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू 0. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो एनर्जीज होती है दोनों फील्ड्स की वो आपस में बराबर होती है, एंड बोथ दीज वेक्टर्स आर इन द सेम फेज. एक ही साथ ये कंपन करते हैं इन द सेम फेज, बट दे आर एट राइट एंगल्स टू वन अनदर एंड राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन. बिकॉज दीज आर साइनोसॉइडल वेव्स, we can write their equations like this for electrical vector, because this is in x direction, therefore Ex is equal to the peak value E0 is equal to sin omega t minus kz, where z is the direction of propagation. Z is the direction of propagation. This is direction of propagation. Direction of propagation, and therefore magnetic field is in y direction. This is B0 sin omega t minus kz. Z is direction of propagation, where k is known as propagation constant equal to 2 pi upon lambda. So this is about electromagnetic waves. The electromagnetic waves रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रेवल. वो स्पेस में भी चलती हैं, उनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है. अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल इफ इट इंटर्स द ग्लास और वाटर और एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम तो इसकी जो स्पीड होगी वो 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी. वैक्यूम में इसकी स्पीड 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड होती, और ये कहीं भी ये जा सकती है, इसीलिए इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. जो मैकेनिकल वेव्स हैं और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम. अगर मीडियम नहीं होगा तो मैकेनिकल वेव्स नहीं चल सकती. फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हम बोलते हैं, लेकिन अगर कोई वैक्यूम हो तो हमारी आवाज़ वहाँ नहीं चलेगी. फॉर एग्जांपल इफ वी आर ऑन मून तो हम बोलेंगे भी तो आवाज़ हमारी नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है. तो मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज द मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल थ्रू
the oscillations of the medium particles. But here in electromagnetic waves, no particles vibrate, but electric and magnetic fields vibrate. This is for electromagnetic waves. Here we have to know कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स है उसकी फैमिली क्या है, कितना इनका स्पेक्ट्रम कितना है, कौन सा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो स्पेक्ट्रम हैं, यानी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसीज और अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ्स, ये जो हमारा एक सारणी है, तालिका है, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। सबसे छोटी जो तरंगें होती है, वेरी स्मॉल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर गामा रेज एंड देयर wavelength is very small, that is 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 10 मीटर के बीच में ये रहती है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10 to the power 22 to 10 to the power 18 हर्ट्ज, यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। जितनी ये वेवलेंथ छोटी होगी उतनी ही उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, जितनी फ्रिक्वेंसी हाई होगी उतनी उनकी एनर्जी बहुत अधिक होगी। दिस इज द रीज़न वाई दीज गामा रेज आर एबल टू पेनिट्रेट द ये 30 सेंटीमीटर स्टील शीट। उसके बाद आती है एक्सरेस। वी नो एक्सरेस, एक्सरेस की जो वेवलेंथ है दैट इज 10 to the power minus 12 से लेकर 10 to the power minus 8 मीटर के बीच रहती, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज 10 to the power 21 to 10 to the power minus 16 हर्ट्ज। अल्ट्रावायलेट 10 to the power minus 10 to 10 to the power minus 7। और विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है जो हमारी आँख को इफेक्ट करती है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इसके अंदर 7 कलर्स हैं, विगोर करके ऐसा याद रखते हैं। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो ये सभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है विच इफेक्ट और आइज। इनकी जो परसर है, इनका जो लिमिट है बहुत छोटा है, यानी 10 to the power minus 7 to 7 into 10 to the power 7 मीटर, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। इसका बहुत छोटा रेंज है, एंड देयर फ्रिक्वेंसीज वेरी फ्रॉम 7.5 10 to the power 14 to 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। फिर इसके बाद जो हमारा रेड ख़त्म होता है, रेड के बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में जनरली दीज आर द हीट वेव्स, और जो सूरज से हमें इंफ्रारेड के द्वारा विटामिन डी वगैरह मिलता है वो इसी क्षेत्र में रहता है। इंफ्रारेड 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 3 मीटर के रेंज होती, बड़ी हैं ये तरंगें। 10 to the power 14 to -10 to the power 10 हर्ट्ज के बीच इनकी फ्रिक्वेंसीज है। फिर इसके बाद आती हैं जिन्हें हम माइक्रोवेव्स कहते हैं, दे आर स्मॉलर वेव्स। माइक्रोवेव्स 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 1 मीटर के ये रेंज की हैं, और दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरीज बाई जो हमारे वाल्व्स हैं, बहुत सारे मैग्नेट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन के द्वारा हम माइक्रोवेव्स को उत्पन्न कर लेते हैं अपनी प्रयोगशाला में। इनकी फ्रिक्वेंसी 10 to the power 11 10 to the power 9 हर्ट्ज है। फिर रेडियो वेव्स आती हैं जिनकी की जो वेवलेंथ है 10 to the power minus 10 to the power 4 मीटर तक है। 10 to the power 4 मीटर, यानी इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही छोटी 10 to the power 9 to 10 to the power 4 हर्ट्ज है। अब यहाँ पर ये जो माइक्रोवेव्स के ऊपर की जो हमारी है, इनको प्रयोगशाला में हम इजीली पैदा नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, क्योंकि इतनी फ्रिक्वेंसी की वेव्स को पैदा करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम बहुत ही अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा 10 to the power 11 हर्ट्ज तक की वेवलेंथ को प्रयोगशाला में पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि जो हमारे जो
हमारे जो रेडियो तरंगें हैं, ये सारी चूँकि ये बड़ी वेव्स हैं, इनको हम प्रयोगशाला में पैदा कर लेते हैं। तो ये तो हो गए कि ये इनके लिमिट्स हैं। अब इसमें जो हमारी वेव्स हैं, जानते हैं गामा रेज हमारी जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में पैदा होती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज। एक्स रेज को पैदा करने के लिए हम एक्स रेज ट्यूब्स बनाते हैं। इसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब टकराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ उनका जो ट्रांजिशन होता है इन एटम्स, तो जो तरंगें निकलती हैं दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज तो जो बाहर से सूरज से आती हैं और फिर जो हमारे ऊपर ओजोन लेयर है वो उनको शोषित कर लेती है, अदरवाइज दे आर हार्मफुल टू अस। वो जो वेल्डिंग करते हैं उस वेल्डिंग मशीन से भी जो निकलती है रोशनी, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट, और इसलिए उसके लिए चश्मा हम लगाते हैं जिससे कि वो हमारी आँख को नुकसान न पहुँचा सके। विजिबल लाइट को भी हम पैदा नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसीज भी बहुत हाई है। ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एटम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, तो ये जो हमारी एनर्जी निकलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर विजिबल लाइट। फिर इंफ्रारेड को भी कुछ यानी इसमें भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब आती हैं तो एनर्जीज हमको प्राप्त होती हैं। माइक्रोवेव्स को मैग्नेट्रॉन के द्वारा हम पैदा कर सकते हैं और रेडियो वेव्स को भी हम पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा जो रेडियो स्टेशन से जो ट्रांसमिशंस होते रहते हैं उसके लिए हमको रेडियो वेव्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। अभी तो हो गया जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी है ये हमको ये पता चल गया कि गामा रेज से लेकर के और रेडियो वेव्स तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कभी कभी आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या जो अल्ट्रासोनिक्स है वो भी है, नहीं, अल्ट्रासोनिक्स तो इसमें कहीं है नहीं। अल्ट्रासोनिक्स, सोनिक्स का मतलब होता है साउंड, इसलिए अल्ट्रासोनिक्स हुआ, इंफ्रासोनिक्स हुआ, इस तरह की जितनी वेव्स हैं या हमारी जो बीटा रेज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यही हैं और इसलिए हमें याद रखना चाहिए कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और कौन सी मैकेनिकल वेव्स हैं, कौन से पार्टिकल वेव्स हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है और उसके एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका जो मैग्नेटिक वेक्टर है उस कितना है ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और किस दिशा में है ये निकालना है। हमें जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हो और मैग्नेटिक वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर एंड दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी होगी तो निकाल सकते हैं। ये अपान बी इक्वल टू सी एट एनी इंस्टेंट एंड एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक वेक्टर अपान मैग्नेटिक वेक्टर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू सी। और ये जो सी है इस कहते हैं यानी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। तो इसको हमने रख दिया तो इसकी ये वैल्यू आ गई इतने टेस्ला, बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर दिस इज इन टेस्ला एंड दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन हियर 6.3 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वोल्ट पर मीटर में है। और ये जे का मतलब है इट इज इन वाई डायरेक्शन। अब we know E is in this direction and the wave is propagating in x direction. It means that B is in z direction. तो हम ये जानते हैं कि E into V is equal to x, E into B is equal to in x direction. इस दोनों के परपेंडिकुलर x डायरेक्शन में है। E is in z direction and therefore B must be in k direction and this is I direction and therefore B is in z direction. We can write it B is equal to 2.1 10 to the power minus 8 k direction में. This is Tesla. That's all.